सभी मित्रों को नमस्कार। एजुकेशन स्पेशल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। एजुकेशन स्पेशल यूट्यूब चैनल एक ऐसा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिसके माध्यम से आपकी जो स्टडी के जितने भी पॉइंट हैं उनको समझाने का प्रयास किया जाता है। आज फिर मैं आपके लिए भूमंडलीकृत विश्व का बनना का भाग 2 लेकर आया हूँ। भाग 1 मैं पहले अपलोड कर चुका हूँ, आज भाग 2 लेकर आया हूँ। तो इसको आप अच्छी तरीके से देखेंगे और इसके महत्वपूर्ण बिंदुओं को कंप्लीट करेंगे। किसी प्रकार की कोई टेक्निकल समस्या हो या बिंदु से संबंधित कोई समस्या हो तो आप कमेंट करके हमें बताएं ताकि आपकी समस्या का समाधान हम कर सकें। वीडियो की शुरुआत करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। साथ ही साथ आप वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक पूरा देखेंगे ताकि जानकारी आपको स्पष्ट रूप से मिल सके। बात करते हैं रिंडर पेस्ट या मवेशियों का प्लेग, ये बिंदु हम कंप्लीट करेंगे। रिंडर पेस्ट और मवेशियों में होने वाली एक बीमारी है। अफ्रीका में रिंडर पेस्ट के उदाहरण से पता चलता है कि किस तरह से एक बीमारी किसी भूभाग में शक्ति के समीकरण को भारी तौर पर प्रभावित कर सकती है। अफ्रीका वैसा महादेश था जहां पर जमीन और खनिजों का अकूत भंडार था। यूरोपीय लोग खनिज और बागानों से धन कमाने के लिए अफ्रीका पहुंचते थे, लेकिन उन्हें वहां मजदूरों की भारी कमी झेलनी पड़ी। वहां एक और बड़ी समस्या ये थी कि स्थानीय लोग मेहनताना देने के बावजूद काम नहीं करना चाहते थे। दरअसल अफ्रीका की आबादी बहुत कम थी और वहां उपलब्ध संसाधनों की वजह से लोगों की ज़रूरतें आसानी से पूरी हो जाती थी। उन्हें इस बात की कोई ज़रूरत ही नहीं थी कि पैसे कमाने के लिए काम करें। यूरोपीय लोगों ने अफ्रीका के लोगों को रास्ते पर लाने के लिए कई तरीके अपनाए, उनमें से नीचे कुछ दिए गए हैं। पहला बिंदु है, लोगों पर इतना टैक्स लगाया गया है कि उसे केवल वो ही अदा कर पाते थे जो खानों और बागानों में काम करते थे। उत्तराधिकार के कानून को उन्होंने बदल दिया। अब किसी भी परिवार का एक ही सदस्य जमीन का उत्तराधिकारी बन सकता था। इससे अन्य लोगों को मजदूरी करने पर बाध्य होना पड़ा। खान में काम करने वाले मजदूरों को कैंपस के भीतर ही रखा जाता था और उन्हें खुला घूमने की छूट नहीं थी। अगला है रिंडर पेस्ट का प्रकोप कैसे पड़ा। रिंडर पेस्ट का अफ्रीका में आगमन 1880 के दशक के आखिर में हुआ था। यह बीमारी उन घोड़ों के साथ आई थी जो ब्रिटिश एशिया से लाए गए थे। ऐसा उन इटालियन सैनिकों की मदद के लिए किया गया था जो पूर्वी अफ्रीका में एरिट्रिया पर आक्रमण कर रहे थे। रिंडर पेस्ट पूरे अफ्रीका में किसी जंगल की आग की तरह फैल गई। 1892 आते आते यह बीमारी अफ्रीका के पश्चिमी तट तक पहुंच चुकी थी। इस दौरान रिंडर पेस्ट ने अफ्रीका के मवेशियों की आबादी का 90% हिस्सा साफ कर दिया था। अफ्रीकियों के लिए मवेशियों का नुकसान होने का मतलब था रोजी रोटी पर खतरा आ जाना। अब उनके पास खानों और बागानों में मजदूरी करने के अलावा और कोई चारा नहीं था। इस तरह मवेशियों की एक बीमारी ने यूरोपियन को अफ्रीका में अपना उपनिवेश फैलाने में मदद की। अगला बिंदु यहाँ पर है, भारत से बंधुआ मजदूरों का पलायन कैसे हुआ। वैसे मजदूर जो किसी खास मालिक के लिए किस खास अवधि के लिए काम करने को प्रतिबद्ध होते हैं बंधुआ मजदूर कहलाते हैं। आधुनिक बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य भारत और तमिलनाडु के सूखाग्रस्त इलाकों से कई गरीब लोग बंधुआ मजदूर बन गए। इन लोगों को मुख्य रूप से कैरेबियन आइलैंड, मॉरिशस और फिजी भेजा गया। कई को सीलोन और मलाया भी भेजा गया। भारत में कई बंधुआ मजदूरों को असम के चाय बागानों में भी काम पर लगाया गया। एजेंट अक्सर झूठे वादे करते थे और इन मजदूरों को ये भी पता नहीं होता था कि वे कहाँ जा रहे हैं। इन मजदूरों के लिए नई जगह पर बड़ी भयावह स्थिति हुआ करती थी। उनके पास कोई कानूनी अधिकार नहीं होते थे और उन्हें कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ता था। 1900 के दशक से भारत के राष्ट्रवादी लोग बंधुआ मजदूर के सिस्टम का विरोध करने लगे थे। इस सिस्टम को 1921 में समाप्त कर दिया गया। विदेशों में भारतीय व्यवसायी। भारत के नामी बैंकर और व्यवसायियों में शिकारीपुरी श्रॉफ और नट्टू कोट्टई चोट्टियार का नाम आता है। वे दक्षिणी और केंद्रीय एशिया में कृषि निर्यात पूंजी में लगे थे। भारत में और विश्व के विभिन्न भागों में पैसा भेजने के लिए उनका अपना एक परिष्कृत सिस्टम हुआ करता था। भारत के व्यवसायी और महाजन उपनिवेशी शासकों के साथ अफ्रीका भी पहुंच चुके थे। हैदराबाद के सिंधी व्यवसायी तो यूरोपियन उपनिवेशों से भी आगे निकल गए थे। 1860 के दशक तक उन्होंने पूरी दुनिया के महत्वपूर्ण बंदरगाहों, फलते फूलते एम्पोरियम भी बना लिए थे। भारतीय व्यापार, उपनिवेश और वैश्विक सिस्टम। भारत से उम्दा काटन के कपड़े वर्षों से यूरोप निर्यात होता रहे थे, लेकिन
इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद स्थानीय उत्पादकों ने ब्रिटिश सरकार को भारत से आने वाले कॉटन के कपड़ों पर प्रतिबंध लगाने के लिए बाध्य किया। इससे ब्रिटेन में बने कपड़े भारत के बाज़ारों में भारी मात्रा में आने लगे। 1800 में भारत के निर्यात में 30% हिस्सा कॉटन के कपड़ों का था। 1815 में गिरकर यह 15% हो गया और 1870 आते आते यह 3% रह गया। लेकिन 1812 से 1871 तक कच्चे कॉटन का निर्यात 5% से बढ़कर 35% हो गया। इस दौरान निर्यात किए गए सामानों में नील, इंडिगो में तेज़ी से बढ़ोतरी हुई। भारत से सबसे ज़्यादा निर्यात होने वाला सामान था अफीम, जो मुख्य रूप से चीन जाता था। भारत से ब्रिटेन के कच्चे माल एवं अनाज का निर्यात बढ़ने लगा और ब्रिटेन से तैयार माल का आयात बढ़ने लगा। इससे एक ऐसी स्थिति आ गई जब ट्रेड सरप्लस ब्रिटेन के हित में हो गया। इस तरह से बैलेंस ऑफ पेमेंट ब्रिटेन के फेवर में था। भारत के बाज़ार से जो आमदनी होती थी उसका इस्तेमाल ब्रिटेन के अन्य उपनिवेशों की देखरेख करने के लिए करता था और भारत में रहने वाले अपने ऑफिसर को होम चार्ज देने के लिए करता था। भारत के बाहरी कर्जे की भरपाई और रिटायर ब्रिटिश ऑफिसर जो भारत में थे का पेंशन का खर्चा भी होम चार्ज के अंदर ही आता था। अब युद्धकाल की अर्थव्यवस्था कैसी थी ये भी जान लेते हैं। पहले विश्व युद्ध ने पूरी दुनिया को कई महीनों में झकझोर कर रख दिया था। लगभग 90 लाख लोग मारे गए और 2 करोड़ लोग घायल हो गए। मरने वाले या अपाहिज होने वालों में ज़्यादातर लोग उस उम्र के थे जब आदमी आर्थिक उत्पादन करता है। इससे यूरोप में सक्षम शरीर वाले कारीगरों की भारी कमी हो गई और परिवारों में कमाने वालों की संख्या कम हो जाने के कारण पूरे यूरोप में लोगों की आमदनी घट गई। ज़्यादातर पुरुषों को युद्ध में शामिल होने के लिए बाध्य होना पड़ा। लिहाजा कारखानों में महिलाएं काम करने लगी। जो काम पारंपरिक रूप से पुरुषों के काम माने जाते थे अब उन्हें महिलाएं कर रही थी। इस युद्ध के बाद दुनिया की बड़ी आर्थिक शक्तियों के बीच संबंध टूट गए। ब्रिटेन को युद्ध के खर्चे उठाने के लिए अमेरिका से कर्जा लेना पड़ा। इस युद्ध ने अमेरिका को एक अंतर्राष्ट्रीय कर्जदार से अंतर्राष्ट्रीय साहूकार बना दिया। अब विदेशी सरकारों और लोगों की अमेरिका में संपत्ति की तुलना अमेरिकी सरकार और उसके नागरिकों की विदेशों में ज़्यादा संपत्ति थी। युद्ध के बाद क्या सुधार हुए ये भी जान लेते हैं। जब ब्रिटेन युद्ध में व्यस्त था तब जापान और भारत में उद्योग का विकास हुआ। युद्ध के बाद ब्रिटेन को अपना पुराना दबदबा कायम करने में परेशानी होने लगी। साथ ही ब्रिटेन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जापान से टक्कर लेने में अक्षम पड़ रहा था। युद्ध के बाद ब्रिटेन पर अमेरिका का भारी कर्जा लद चुका था। युद्ध के समय ब्रिटेन में चीज़ों की मांग में तेज़ी आई थी, जिससे वहाँ की अर्थव्यवस्था फल फूल रही थी। लेकिन युद्ध समाप्त होने के बाद मांग में गिरावट आई। युद्ध के बाद ब्रिटेन में 20% कारीगरों को अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ा। युद्ध के पहले पूर्वी यूरोप गेहूं का मुख्य निर्यातक था, लेकिन युद्ध के दौरान पूर्वी यूरोप के युद्ध में शामिल होने की वजह से कनाडा, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया गेहूं के मुख्य निर्यातक के रूप में उभरे। जैसे ही युद्ध खत्म हुआ, पूर्वी यूरोप ने फिर से गेहूं की सप्लाई शुरू कर दी। इसके कारण बाजार में गेहूं की अधिक खेप आ गई और कीमतों में भारी गिरावट हुई। इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था में तबाही आ गई। तो साथियों, अब अगला बिंदु है बड़े पैमाने पर उत्पादन और उपभोग की शुरुआत। अमेरिका की अर्थव्यवस्था में युद्ध के बाद के झटकों में तेज़ी से निजात मिलने लगी। 1920 के दशक में बड़े पैमाने पर उत्पादन अमेरिकी अर्थव्यवस्था की मुख्य पहचान बन गई। फोर्ड मोटर के संस्थापक हेनरी फोर्ड मास प्रोडक्शन के जनक माने जाते हैं। बड़े पैमाने पर उत्पादन करने से उत्पादन क्षमता बढ़ी और कीमतें घटी। अमेरिका के कामगार बेहतर कमाने लगे, इसलिए उनके पास खर्च करने के लिए ज़्यादा पैसे थे। इससे विभिन्न उत्पादों की मांग तेज़ी से बढ़ी। कार का उत्पादन सन 1919 में 20 लाख से बढ़कर 1929 में 50 लाख हो गया। इस तरह बजाजी सामानों जैसे रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, रेडियो, ग्रामोफोन आदि की मांग भी तेज़ी से बढ़ने लगी। अमेरिका में घरों की मांग में ज़बरदस्त बढ़ोतरी हुई। आसान किस्तों पर कर्ज की सुविधा के कारण इस मांग को और हवा मिली। इस तरह से अमेरिकी अर्थव्यवस्था खुशहाल हो गई। 1923 में अमेरिका ने दुनिया के अन्य हिस्सों को पूंजी निर्यात शुरू किया और सबसे बड़ा विदेशी साहूकार बन गया। इस तरह यूरोप की अर्थव्यवस्था को भी सुधरने का मौका मिला और पूरी दुनिया का व्यापार अगले 6 वर्षों तक वृद्धि दिखाता रहा। तो साथियों, आज हमने भूमंडलीकृत विश्व का बनना का भाग 2 के महत्वपूर्ण बिंदुओं को समझने का प्रयास किया है। तो आशा करता हूँ कि ये चैप्टर
भाग 2 आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। यदि वीडियो